मैं सचिन गौड़ आप सभी का फिर आपके अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज फिर हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में। और ये मॉक टेस्ट की जो हम लोगों ने सीरीज चलाई है, इसका जो है लेक्चर नंबर 18 है। और बच्चों, इसके अंदर हम लगभग आज 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और मैं सचिन गौड़ आप सभी को यकीन दिलाता हूँ कि मेरे द्वारा इस प्रकार की उपयोगी लेटेस्ट करंट और ओल्ड जीके के ऊपर जो वीडियो हैं वे कंटिन्यू चैनल पर अपलोड की जाएगी। इसीलिए सभी छात्र चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, सभी बच्चे ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली 9 बजे लाइव अवश्य आएँ। यहाँ आपको डेली प्रैक्टिस के रूप में जो MCQ की सीरीज हम लोगों ने चलाई है, और ये MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए जाते हैं। तो बच्चों, सभी को चैनल के साथ डेली 9 बजे जुड़ जाना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। सोन नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से होता है? तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वह कौन से राज्य से होता है? एक विकल्प आपके पास है उत्तर प्रदेश, एक मध्य प्रदेश, एक बिहार, एक झारखंड। 4 विकल्प हैं बच्चों। सभी बच्चों को तेजी के साथ आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए, जो बच्चे सेशन के साथ अभी जुड़े हैं, सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। उसके बाद सभी बच्चों को चैनल के साथ एक साथ लाइव हो जाना है और सभी बच्चों को अपने राइट आंसर चैट बॉक्स में जाकर सबमिट कराने हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन से राज्य से है? एक विकल्प आपके पास है बच्चों उत्तर प्रदेश, एक मध्य प्रदेश, एक बिहार, एक आपके पास है झारखंड। आप सभी बच्चों को 4 सेकंड का समय दिया गया है, उसी के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं एकदम सही विकल्प की। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं भी क्लास को 20 क्वेश्चन की ही रखने वाला हूँ। 20 से ज़्यादा शायद मैं नहीं करा पाऊँगा आज, गर्मी होने के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आप सभी बच्चे समझदार हैं, साउंड क्वालिटी को ठीक रखने के लिए फ़ैन को थोड़ा सा ऑफ रखना पड़ता है। और सभी बच्चे मेरी मेहनत को भी समझेंगे और अपनी मेहनत और अपने पेरेंट्स की मेहनत को भी इम्पोर्टेंस देंगे। कोई भी बच्चा बीच में क्लास को छोड़कर नहीं भागेगा, ईमानदारी के साथ अपने आंसर चैट बॉक्स में सबमिट कराएगा। चलिए, सोन नदी का उद्गम स्थल हम लोगों को बताना है बच्चों। तो यहाँ पर झारखंड बिल्कुल गलत है, बिहार भी गलत है, उत्तर प्रदेश भी गलत है, मध्य प्रदेश यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है, देखिएगा सभी बच्चे। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ बोर्ड की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? बहुत ज़्यादा खास है और अल्पसंख्यक समुदाय इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देते हैं और देनी भी चाहिए। उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाला बोर्ड है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ बोर्ड की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? बल्कि सेंट्रल लेवल पे है ये। एक आपको सन दिया गया है 1990, एक 1992, एक 1993 और एक डी विकल्प यहाँ पर दिया गया है 1995। सभी बच्चों को अपने आंसर चैट बॉक्स में सबमिट कराने हैं। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1990, 1992, 1993, 1995। चलिए 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ बोर्ड की स्थापना बच्चों कब की गई थी? बात कर लेते हैं हम सही विकल्प की। कुछ बच्चों ने काफ़ी हद तक आंसर ठीक दिया है, लेकिन अधिकांश बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं। तुक्के से ऐसे ही आंसर दिए जा रहे हैं। थोड़ा सा सोचिएगा क्वेश्चन के बारे में। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? यहाँ बच्चों 1990 गलत है, 1992 भी आपका गलत है, 1993 भी गलत है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ बोर्ड की स्थापना 1995 में की गई थी। ये आप सभी को ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आज तीसरी बार रिपीट है, तो हम लोग इसमें टाइम नहीं लगाने वाले हैं। हिंडाल्को की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो बच्चों 3 ये ऑप्शन आपके गलत हैं। रॉबर्टगंज, मोदीनगर और गोंडा, तीनों ही गलत है। हिंडाल्को की स्थापना कहाँ पर की गई है? रेणुकूट में। चलिए, कल की क्लास में भी था, आई थिंक तीसरी बार ये क्वेश्चन हम लोगों ने रिपीट किया है, तो हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाले हैं। हिंडाल्को की स्थापना बच्चों कहाँ पर की गई है? रेणुकूट में। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ में है? ये बहुत ही डिमांडेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का मुख्य केंद्र जो है भारत में मेरठ को बनाया गया है? एक है जूते चप्पल के उत्पादन में, खेल के सामान में,
मिट्टी के बर्तन में और रबर के उत्पादन में। चलिए चलिए चलिए, आप सभी बच्चे 3 से 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराएंगे। मेरठ किसके उत्पादन का केंद्र है? जूते, चप्पल, खेल के सामान, मिट्टी के बर्तन, रबर का उत्पादन। तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। तो बच्चों आपके पास 4 सेकंड है, उसी के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए चलिए, जो बच्चे लेट आए हैं जय हिंद लिखकर अटेंडेंस देंगे, और जो बच्चे शुरू से सेशन के साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन को ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद अपने राइट आंसर को लाइव चैट बॉक्स में आप लोगों को सबमिट कराना है। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। मेरठ में जूते चप्पल के उत्पादन में पहली रैंक नहीं है, ये आपका गलत है। मिट्टी के बर्तन वाला ऑप्शन भी आपका गलत है, रबर के उत्पादन वाला भी गलत है, खेल के सामान वाला जो विकल्प है आपका ये बहुत ज़्यादा सही है। और मेरठ के अंदर सूरज कुंड एक एरिया है, एरिया क्या, एक पार्क है, उसके आसपास ही स्पोर्ट कॉलोनी है। वहाँ पर भारत के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो स्पोर्ट प्रोडक्ट है उनका उत्पादन किया जाता है, उनको सेल किया जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कवि हरवंश राय बच्चन की जो जन्म स्थली है वह क्या है? कवि हरवंश राय बच्चन की जो जन्म स्थली है वह क्या है? एक विकल्प है इलाहाबाद, एक है लखनऊ, एक है रायबरेली, और एक बच्चों यहाँ पर हमको दिया गया प्रतापगढ़। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। कवि हरवंश राय की जन्म स्थली निम्नलिखित में से कौन सा जनपद है? कवि हरवंश राय बच्चन यानी कि अमिताभ बच्चन के पिताजी, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कौन से स्थान पर हुआ था? इलाहाबाद, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़। चलिए चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड में आप सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सभी बच्चे 3 से 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराएंगे। कवि हरवंश राय बच्चन की जन्मस्थली क्या थी ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इलाहाबाद बच्चों यहाँ पर एकदम गलत विकल्प है। पहला विकल्प आपको दिया गया था इलाहाबाद, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। लखनऊ भी आपका गलत है, रायबरेली भी गलत है, प्रतापगढ़ यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। लेकिन बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कवि हरवंश राय का जो जन्म स्थल है वह आपका प्रतापगढ़ है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश जो समय है वह कहाँ पर गुजारा? इलाहाबाद में गुजारा। लेकिन फिलहाल हम लोगों को केवल जन्मस्थली बताना था, तो जन्मस्थली पूछा जाता है तो प्रतापगढ़, निवास स्थान पूछा जाता है तब आपको इलाहाबाद बताना है। चलिए बात करते हैं आगे आज के क्वेश्चन नंबर 6 की। राम प्रसाद बिस्मिल जो कि भारत के बड़े प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक है, उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में, उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में, बरेली में, या फिर मुरादाबाद में? चलिए चलिए, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में हुआ था? शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली और मुरादाबाद। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। बहुत अधिक समय हम लोगों को नहीं लगाना है, एक लिमिटेड समय में हम लोगों को आंसर देने हैं और आप अपने आंसर समय से सबमिट करा देने हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ पर हुआ? शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद। चलिए चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चों को आंसर सबमिट कराने हैं। बच्चों मुरादाबाद यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बरेली भी आपका गलत है, रामपुर भी गलत है, शाहजहांपुर यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। राज्य पशु प्रजनन नीति के तहत गाय भैंस के उन्नत प्रजनन को आगामी 25 वर्षों में कितने प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है? आने वाले 25 साल में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गाय भैंस की जो टॉप क्वालिटी है उनकी प्रजनन क्षमता को कितना रखा गया है लक्ष्य के रूप में, ये आप लोगों को बताना है। एक विकल्प आपके पास 100%, एक है 50%, एक सी है 75%, एक डी विकल्प यहाँ पर बच्चों आपको दिया गया 33%। चलिए चलिए, सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। राज्य पशु प्रजनन नीति के तहत गाय भैंस के उन्नत प्रजनन को आगामी 25 वर्षों में कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? 100%, 50%, 75% और एक डी विकल्प यहाँ पर मौजूद है 33%। अरे भाई सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए चलिए, 4 सेकंड का समय आपका निकल चुका है। बात करते हैं सही
पशु जो राज्य पशु हैं उनके प्रजनन नीति के तहत 25 वर्षों में हम लोगों को कितना प्रतिशत इम्प्रूवमेंट करना है? 100% बच्चों, यहाँ पर आपका गलत है। 75 भी आपका गलत है, 33 भी गलत है। यहाँ पर सही विकल्प आपका क्या हो जाता है? 50%। चलिए सभी बच्चों को ध्यान रखना है, यहाँ पर बच्चों सही आंसर जो आपका होगा वह आपका 50% यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अकबरपुर नगर किस जिले का भाग है? अकबरपुर नगर उत्तर प्रदेश की एक फेमस सिटी है। ये कौन से जनपद के अंदर पड़ता है बच्चों? एक विकल्प है आपके पास फैजाबाद, एक विकल्प है सीतापुर, एक है आजमगढ़, एक डी यहाँ पर दिया गया है अंबेडकर नगर। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को क्वेश्चन को पढ़ना है और आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अकबरपुर नगर उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में पड़ता है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बच्चों यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प हैं, आपको 4 सेकंड का ही समय लगाना है और उसके अंदर अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। फैजाबाद बच्चों यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से गलत है, सीतापुर भी गलत है, आजमगढ़ सी विकल्प भी गलत है, अंबेडकर यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है आपका सही है। अकबरपुर जो सिटी है ये कौन से जनपद का हिस्सा है? अंबेडकर नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना नदी से मिल जाती है? चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास आकर यमुना नदी में समा जाती है? एक विकल्प बच्चों यहाँ पर है इटावा, एक है सहारनपुर, एक है बागपत, एक आपको दिया गया है मेरठ। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को 3 से 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चंबल नदी यमुना में समा जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जहां पर चंबल नदी किसके साथ मिक्स होती है? यमुना नदी के, वो आप लोगों को बताना है। चलिए 3 से 4 सेकंड का ही आप लोगों के पास समय है, उसी के अंदर आप लोगों को सही आंसर अपने सबमिट करा देने हैं। यहाँ पर बच्चों डी विकल्प मेरठ दिया गया है, ये पूर्ण रूप से गलत है। बागपत भी आपका गलत है, सहारनपुर भी आपका गलत है, इटावा यहाँ पर बच्चों आपका पूर्ण रूप से क्या है? सही है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खास है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। स्टेट लेवल के एग्जाम में, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में, दोनों में ही पूछा जाता है चंबल नदी का संगम किसके साथ होता है, तब आपको बताना है यमुना नदी के साथ, और कौन से स्थान पर? इटावा नामक जनपद में। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना अनिवार्य है? क्वेश्चन को थोड़ा इजी भाषा में पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए किसी भी स्थान के कितने प्रतिशत हिस्से पर वनों की भूमि होना अनिवार्य है, वनों का होना अनिवार्य है? चलिए एक विकल्प है आपके पास 25, एक है 33, एक है 43, एक आपको दिया गया 53। चलिए 4 सेकंड के अंदर जो है आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अरे भाई बहुत अच्छे, अधिकांश बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। इसी प्रकार आप लोगों को सही आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए अधिकांश बच्चों का सही आंसर है, बिल्कुल बहुत अच्छे, सभी बच्चों को बधाई। चलिए पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर इसमें दिया गया था, ए ऑप्शन 25, ये आपका गलत है। सी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। 33% बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है? सही है। किसी भी स्थान की कितनी भूमि पर वनों का होना अनिवार्य है, ताकि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी संतुलन है, वो नियमित हो सके, बन सके। उसका आंसर आपका होगा 33%। चलिए 11 क्वेश्चन भी काफ़ी खास है। सैयद सालार व मसूद गाजी की दरगाह उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में है, कौन से स्थान पर है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। सैयद सालार व मसूद गाजी की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? एक विकल्प है बच्चों यहाँ पर सहारनपुर, एक है बहराइच, एक है बाराबंकी, एक है लखनऊ। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सैयद सालार व मसूद गाजी की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहां पर है? सहारनपुर, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे सभी बच्चे। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। सैयद सालार व मसूद गाजी की दरगाह कहां पर है बच्चों? सहारनपुर, ये आपका बिल्कुल गलत आंसर है। लखनऊ भी आपका गलत है, बाराबंकी भी गलत है। बहराइच पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक काफ़ी पिछड़ा हुआ जनपद है,
इसी के अंदर सैयद सालार व मसूद गाजी की दरगाह है, जो कि भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए, क्वेश्चन खास था, पेपर के एंगल से ये कई बार पूछा जाता है। और इसी दरगाह पर एक उत्तर प्रदेश का काफ़ी फेमस मेला भी भरता है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? ये बहुत खास है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था बच्चों? एक विकल्प 2003 है, दूसरा भी 2003 है, एक सी 2004 दिया गया है, एक आपको दिया गया है 2005। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 2003, 2004, 2005। 3 विकल्प आपके पास मौजूद हैं और आपको 3 से 4 सेकंड में ही सही आंसर सबमिट करा देना है। चलिए बच्चों, बात करते हैं सही आंसर की। यहाँ पर बच्चों ए विकल्प गलत है तो बी भी आपका गलत हो जाता है, डी भी यहाँ पर गलत है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया जाता है? 2004 में। आप लोगों को ध्यान रख लेना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। चलिए, आई थिंक सभी बच्चे सेशन के साथ अंत तक जुड़े रहेंगे और आप लोगों को सीखते जाना है, बढ़ते जाना है। जो बच्चे सेशन में लेट आए हैं, यहीं से उन बच्चों को क्लास को अटेंड कर लेना है और बाद में जब वीडियो ऑफलाइन हो जाती है तो आप वीडियो को डाउनलोड कर बाद में भी अच्छे से देख सकते हैं जब आपके पास समय हो। लेकिन आपको कोई भी क्लास बच्चों मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये कैरियर की बात है और एक बार जब एज निकल जाती है तो बाद में केवल पछताना रह जाता है, बाकी उससे ज़्यादा इंसान के हाथ कुछ नहीं लगता। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है मछली वाला, आपने बहुत बार जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर देखा होगा, यूपी पुलिस में देखा होगा और बहुत सारे कार्यालय में आपको देखने के लिए मिलता है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है ये कहाँ से लिया गया है? एक आपके पास है लखनऊ, एक है सारनाथ, एक है प्रयाग और एक डी विकल्प बच्चों यहाँ पर मौजूद है मेरठ। उत्तर प्रदेश सरकार का जो राजकीय चिन्ह है वह कहाँ से लिया गया है? चलिए, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो रही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं पूछा गया है, भारत सरकार का पूछा गया है। मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर लेता हूँ और सारी चीज़ों को दोबारा से ही पढ़ते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। भारत सरकार का जो राजकीय चिन्ह है, उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं, भारत सरकार का जो राजकीय चिन्ह है अशोक स्तंभ वाला। अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात करते हैं तो मछली वाला है, लेकिन यहाँ पर बच्चों पूछा गया भारत सरकार का राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ वाला, तो ये कहाँ से लिया गया है? एक विकल्प आपके पास लखनऊ, एक है सारनाथ, एक है प्रयाग और एक है मेरठ। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को आंसर सबमिट कराना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, पढ़ने में थोड़ी सी गलती हुई, उसको सुधार कर लेते हैं। भारत सरकार का जो राजकीय चिन्ह है यानी कि अशोक स्तंभ वाला, वह कहाँ से लिया गया है? लखनऊ, सारनाथ, प्रयाग और मेरठ। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बच्चों, डी विकल्प यहाँ पर गलत है मेरठ, सी विकल्प प्रयाग भी आपका गलत है, ए विकल्प लखनऊ भी गलत है। भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। ये सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जनवरी 2010 में संपन्न उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने कितनी सीटें प्राप्त करी थी? ये थोड़ा सा जो है ओल्ड क्वेश्चन है, ओल्ड है बहुत ज़्यादा, ये पेपर में नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी हम 2022 में और 2010 में यदि बीजेपी की स्थिति उत्तर प्रदेश में कंपेयर करें तो काफ़ी फ़र्क है। 2010 में बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति थी और 2022 में काफ़ी अच्छी स्थिति है। चलिए, अब बात करते हैं बच्चों विकल्प की। एक विकल्प था 31, एक 32, एक 33 और एक आपको दिया गया है 34। 2010 के जो विधानसभा चुनाव थे उसके अंदर बीजेपी ने कितनी सीटें प्राप्त करी थी? 31, 32, 33, 34। चलिए, 4 सेकंड का समय बच्चों आपका पूरा हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं सही विकल्प की। तो यहाँ पर 31 गलत है, 32 भी गलत है, 33 भी गलत है। 2010 वाले चुनाव में विधान परिषद वाले चुनाव में थोड़ा सा यहाँ भी गलती है, विधानसभा नहीं विधान परिषद चुनाव में उत्तर प्रदेश
के अंदर बीजेपी ने कितनी सीटें प्राप्त करी थी, तब आपको बताना है 34 सीटें प्राप्त की थी। चलिए बात करते हैं आगे की। क्वेश्चन नंबर 15, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमान कौन से सन में सौंपी गई थी? एक विकल्प है आपके पास 1928, एक है 1929, एक है 1930, एक आपके पास डी विकल्प मौजूद है 1931। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पहली बार कब बनाया गया था? आपके पास 4 विकल्प हैं बच्चों, एक है 1928, एक है 1929, एक 1930 है, एक 1931 आपके पास मौजूद है। 3 से 4 सेकंड का ही आप लोगों को समय लेना है, उसी के अंदर सभी बच्चों को आप अपने सही विकल्प सबमिट करा देने हैं। बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। 1931 यहाँ पर गलत है, 1930 आपका गलत है, 1928 भी यहाँ गलत है, 1929 पूर्ण रूप से सही है। सभी बच्चों को ये ध्यान रख लेना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। आधुनिक भारत के अंदर भी इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा हिस्सा है? ये हिस्सा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी है, ये पूर्वी है, और यहीं पर उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है, और ये वाला हिस्सा उत्तर प्रदेश का मध्य हिस्सा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक तेजी से विकसित हुआ है और विकसित हो रहा है? तो आपके पास 4 विकल्प यहाँ पर हैं बच्चों, एक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक है पूर्वी उत्तर प्रदेश, एक यहाँ पर बुंदेलखंड है, और एक डी आपको दिया गया मध्य उत्तर प्रदेश। काफ़ी बड़ा स्टेट है, 75 जिले हैं, तो आपको जोन के हिसाब से यदि बांट कर आंसर देना हो तो तब आप आंसर बता सकते हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और मध्य उत्तर प्रदेश। चलिए तेजी के साथ 4 सेकंड के अंदर सभी को आंसर देना है। 3 से 4 सेकंड ही आप लोगों को लेनी है, उसी के अंदर आपको आंसर सबमिट करा देना है। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र ने सबसे ज्यादा प्रोग्रेस की है बच्चों? मध्य है, ये आपका गलत है, बुंदेलखंड आपका गलत है, पूर्वी उत्तर प्रदेश भी गलत है। यहाँ पर एकदम सही विकल्प आपका क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत, इन अमरोहा, मेरठ, इन सभी डिस्ट्रिक्ट को हम क्या कर सकते हैं? बिजनौर, इन सभी डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए गाजियाबाद, नोएडा विशेष रूप से प्रोग्रेस कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। चलिए एरच बांध किस जनपद में बनाया गया है? आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ये बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है। हम दोनों ही बात यहाँ पर पढ़ेंगे। एरच बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है और एरच बांध कौन से जनपद में प्रस्तावित है। बल्कि प्रस्तावित की बात अगर हम ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस पर वर्तमान समय में काम चालू है। एक विकल्प है बच्चों आपके पास झांसी, एक है महोबा, एक है ललितपुर, एक डी विकल्प है यहाँ पर कानपुर। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। एरच बांध किस जनपद में प्रस्तावित है? झांसी, महोबा, ललितपुर, कानपुर। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अरे भाई टाइम नहीं लगाना है, सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए सही विकल्प की हम बात करते हैं। जो एरच बांध है बच्चों, ये बेतवा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यू इस पर काम चल रहा है वर्तमान समय में। एरच बांध कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है, तब आपको बताना है बेतवा पर। और कौन से स्थान पर बनाया जा रहा है? कानपुर यहाँ पर गलत आंसर है, ललितपुर भी गलत है, महोबा भी गलत है। जो सही आंसर है झांसी। झांसी के अंदर एरच बांध का निर्माण किया जा रहा है और ये निर्माण बेतवा नदी पर किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 18 की। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के सबसे प्राचीनतम नमूने किस काल के मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला यानी कि आर्किटेक्चर, बिल्डिंग आर्किटेक्चर के जो सैंपल हैं सबसे पुराने, वो कौन से काल के हैं? एक बच्चों विकल्प है आपके पास मौर्य काल, एक है मौर्योत्तर काल, एक है गुप्त काल, एक गुप्तोत्तर काल। मौर्योत्तर का मतलब मौर्य के बाद का, गुप्तोत्तर का मतलब गुप्त के बाद का। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को आंसर अपने सबमिट कराने हैं।
उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के सबसे प्राचीनतम नमूने किस काल के हैं? मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे 3 से 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अरे भाई 4 ही सेकंड का आप लोगों को समय दिया गया है, उसी के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। तो बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प की। मौर्य काल यहाँ पर बिल्कुल गलत है, मौर्यों के बाद का काल आपका बिल्कुल गलत है, गुप्त के बाद का काल बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के सबसे प्राचीन नमूने विशेष रूप से मंदिरों के रूप में ये कहाँ से मिलते हैं, किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। आप सभी लोगों को ध्यान रख लेना है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के हिसाब से भी और भारतीय इतिहास के हिसाब से भी, दोनों ही एंगल से क्वेश्चन काफी खास हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चलिए क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का नहीं है, गलती से पॉलिटी का आ गया है, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन से भागना नहीं है, उसको भी हमें आंसर सबमिट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि संविधान के अंदर 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। एक है संघ सूची जिस पर सेंट्रल का अधिकार होगा, एक है राज्य सूची जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होगा, एक होगा समवर्ती सूची जहां सेंट्रल और स्टेट दोनों की पार्टनरशिप रखी जाएगी। चलिए, वन समवर्ती सूची का विषय है, शेयर बाजार संघ सूची का विषय है, डाक बचत संघीय सूची का विषय है, जन सेवा राज्य सूची का विषय है। चलिए 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं और बिना किसी समय को गवाए हम लोग जो है आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत सूची के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? काफी टिपिकल क्वेश्चन है बच्चों के लिए, क्योंकि अभी पॉलिटी की क्लास भी नहीं चल रही है, तो मैं इसको सीधा आपको डिस्कस करा देता हूं। वन समवर्ती सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। डाक घर बचत संघ सूची का विषय है, ये भी सही है। जन सेवा राज्य सूची का विषय है, लेकिन ये जो शेयर मार्केट है ये संघ सूची का विषय नहीं है, बल्कि बच्चों ये आपका समवर्ती सूची का विषय है और हम लोगों को गलत मैचिंग बतानी थी और उसी हिसाब से यदि देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्प्ले पर आ चुका है। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, उसके बाद बच्चों क्लास को ऑफ कर दिया जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए 20 क्वेश्चन से ज़्यादा डिस्कस कराना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। बाकी हम कल की क्लास में आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नरेंद्र देव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ है? एक आपको दिया गया है सुल्तानपुरम में, एक इलाहाबाद में, एक वाराणसी में, एक फैजाबाद में। चलिए 4 विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं। नरेंद्र देव एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सुल्तानपुर में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, फैजाबाद में। उत्तर प्रदेश के 4 जनपद आप लोगों को बताए गए हैं, इसी से आपको एकदम सही विकल्प का चुनाव कर लेना है। नरेंद्र देव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सुल्तानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, फैजाबाद। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सभी बच्चों को क्लास को एग्जिट करने से पहले वंदे मातरम का जयकारा भी लगाना है और 20वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं बच्चों सही आंसर की। नरेंद्र देव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहां पर है? सुल्तानपुरम एकदम बिल्कुल गलत आंसर है। इलाहाबाद भी आपका गलत आंसर है। वाराणसी पूर्ण रूप से गलत है। फैजाबाद यहाँ आपका सही हो जाता है। फैजाबाद के अंदर ही नरेंद्र देव एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। बच्चों आज की जो क्लास है ये लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर हम लोगों को केवल 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करना था और मैं उन सभी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं जो बच्चे डेली लाइव नहीं आते हैं, सभी बच्चों को 9 बजे लाइव डेली आना है। और मैं ये गारंटी के साथ आपको यकीन दिलाता हूं 3 से 4 महीने के अंदर आपकी जो जीके का स्टेटस है वो काफ़ी ऊपर जाने वाला है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। बाकी बात करते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो।